अभी हम जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। देखो कि सेल में आरएनए भी है, सेल में डीएनए भी है, सेल में प्रोटीन भी है। तो ये तीनों में से जज करना कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये जो डिस्कवरी था बहुत इंपॉर्टेंट था। किसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, कौन अल्टीमेट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, ये जानना था सब लोगों को। तो इसके लिए फिर क्या किया गया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने। तो उसमें से आप देख सकते हो कि पहला वाला जो है एक्सपेरिमेंट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उसके बाद आप देख सकते हो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, एवरी मैक्लियोइड मैककार्टी ने किया। उसके बाद फिर अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेसी इन्होंने किया। ऐसे करके आप देख सकते हो कि 2 पेज का पूरा ये यू नो 2-3 पेज का ये पूरा डिस्कशन है। तो हम क्या करेंगे आज, इसको कंप्लीट ही करके रखेंगे। ठीक है, ये सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल मतलब जो 5.2 है, ठीक है, ये हमारा आज कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आज का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रिपेयर करना है खुद को कि आप 1.5 घंटे तक आराम से बैठ पाओ और डिस्कशन को सुन पाओ। ठीक है, गौरी तेजल। यस सर। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, पहले चीज़ों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं अच्छे से। उसके बाद जैसे ही टाइम मिलता है फिर हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, इधर उधर नहीं देखना है, सामने बस एक नोटबुक रखो आपके, अच्छे से मस्त। अगर कुछ चीज़ें लिखनी है तो लिख लो, नहीं तो ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात कि हर एक चीज़ को अभी एक गहराई से समझो, क्योंकि चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विथ दिस जेनेटिक मटेरियल। तो देखो, सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट को स्टडी करेंगे। उस एक्सपेरिमेंट का नाम ही रखा है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि एक ग्रिफिथ करके साइंटिस्ट थे। ये ईयर आपको याद रखना है, इस ईयर का नाम है 1928। 1928, ठीक है, 1928 ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो ग्रिफिथ को 1928 में पता नहीं था कि भाई जिसके ऊपर वो काम कर रहा है वही एक्चुअली में डीएनए है करके। तो उसको ये डीएनए वीएनए वगैरह कुछ पता नहीं था। उसने उस जो भी उसने वो स्टडी किया उसको, वो जो सब्सटेंस था, वो जो मॉलिक्यूल था, उसने उसको नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, उसने नाम क्या दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये वाला नाम दिया था। ठीक है, अभी आप देखो, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। वो उसने एक स्पेशल बैक्टीरिया के ऊपर वर्क किया, उस बैक्टीरिया का नाम क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है ना। ये नाम जो है बहुत लोग भूल जाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है ना, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखो उसने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो थे उसके क्या किया, उसने टोटल 2 स्ट्रेन लिए थे। टोटल 2 स्ट्रेन, ठीक है, 2 स्ट्रेन उसने लिए थे। एक पहला वाला जो स्ट्रेन था वो था स्मूथ वाला, और दूसरा वाला जो था वो वाला था, ठीक है, वो वाला था, है ना, आर स्ट्रेन, या फिर हम उसको बोलते हैं रफ स्ट्रेन। अभी क्या होता है ना, स्मूथ जो है, वो स्मूथ क्यों होता है, वो जो बैक्टीरिया है, स्मूथ वाला स्ट्रेन वो स्मूथ क्यों होता है, क्योंकि आप देखो कि उसके बाहर बैक्टीरिया को तो ठीक है भाई, बैक्टीरिया को तो अपनी अपनी सेल मेम्ब्रेन होती है हर एक, हाँ है ना, सेल को सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ प्रोटिस्ट, कुछ और प्लांट्स जो होते हैं उनको सेल वॉल भी होती है। तो ये बैक्टीरिया है जिसमें सेल मेम्ब्रेन भी है, सेल वॉल भी है। लेकिन आप देख सकते हो कि थर्ड कोटिंग, जिसको आप कैप्सूल बोलते हो, या फिर म्यूकस कोट जो बोलते हो, कैप्सूल बैक्टीरिया की थर्ड कवरिंग, ठीक है, वो ये वाले स्ट्रेन के पास थी। देखो स्ट्रेन का अर्थ क्या होता है,
स्ट्रेन मतलब आप देखो कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बैक्टीरिया के फर्दर जो कैटेगरीज आएगी उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। जैसे प्लांट के स्पेशीज के नीचे के डिवीजन को हम वैरायटी कहते हैं, और एनिमल के स्पेशीज के नीचे की डिवीजन को हम सब स्पेशीज कहते हैं, ठीक है। वैसे ही हम बैक्टीरिया के स्पेशीज के नीचे वाला जो भी डिवीजन है उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। तो दो तरह की स्ट्रेन है, यस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन, ठीक है। यस स्ट्रेन स्मूथ वाला है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये कैप्सूल वाली कोटिंग, स्मूथ वाली कोटिंग प्रेजेंट है, जो कि उसको स्मूथ बनाती है। रफ के पास नहीं है, इसलिए देखो उसकी सेल वॉल रफ है, इसलिए उसको रफ बोल दिया। अभी होता क्या है कि जब भी ये बैक्टीरिया जो है स्मूथ वाला किसी इंसान के अंदर अगर जाएगा, क्योंकि इसकी कोटिंग स्मूथ है और उसको एक्स्ट्रा कोटिंग मिली है, इसलिए हमारे बॉडी के सेल्स या फिर एंटीबॉडीज जो भी है इसको आसानी से किल नहीं कर पाती। जबकि आर वाला जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया उसको आराम से किल कर पाती है। इसलिए आर वाले से हमको कुछ खतरा नहीं है। आर वाला जो है वो नॉन वायरुलेंट है। लेकिन यस वाले को डिटेक्ट कर पाना, यस वाले को मार देना, ये हमारे लिए डिफिकल्ट है। इसलिए यस जो है ये हमको हार्म पहुंचाता है। इसलिए स्मूथ वाला जो है ये वायरुलेंट है। तो आप मुझे बताओ, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ सबसे पहले। मुझे बताओ, हम जो अभी एक्सपेरिमेंट स्टडी कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, बताओ। नाम क्या है? यस। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यस, वेरी गुड। और ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है, ये कौन से साइंटिस्ट ने इसके ऊपर वर्क किया? ग्रिफिथ। ईयर? इन 1928। मीन्स कौन से बैक्टीरिया के ऊपर उसने उसका वर्क किया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और ये निमोनिया से हम ये जान सकते हैं कि ये कौन सा डिसीज कॉज करता है, बताओ। निमोनिया डिसीज कॉज करता है, ठीक है। तो अभी आप देखो कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है इसके टोटल दो स्ट्रेन होते हैं। यस स्ट्रेन और दूसरा होता है आर स्ट्रेन। यस स्ट्रेन मतलब स्मूथ वाला, आर स्ट्रेन मतलब रफ वाला। कौन सा डिसीज कॉजिंग है ये बताओ मुझे, यस वाला डिसीज कॉजिंग है या फिर आर वाला? कौन सा वायरुलेंट है, कौन सा नॉन वायरुलेंट है, बताओ। यस। एस वाला वायरुलेंट है और आर वाला नॉन वायरुलेंट। यस, वेरी गुड। अभी मैं आपको कुछ चार कंडीशन बताने वाला हूँ, चार कंडीशन आपको याद रखना है। सबसे पहले देखो, उसने क्या किया, जो लाइव वाला जो यस ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था उसने क्या किया, उसको इंजेक्शन में भर दिया। और उस वो वाला जो इंजेक्शन था वो क्या किया, उसने एक माइस को दे दिया, है ना। माइस को देने के बाद हमको पता है यस वायरुलेंट है। तो वायरुलेंट होने के कारण वो जो माइस था वो डेड हो गया, डेड हो गया, मर गया। दूसरे केस में उसने क्या किया, आर स्ट्रेन लिया, इंजेक्शन में डाला, माइस में डाला, तो माइस का जो रिजल्ट था वो क्या था, लिविंग, वो बच गए। थर्ड कंडीशन में उसने क्या किया, अभी देखो, ये पहली दो कंडीशन आप दोनों को समझ में आई कि बताओ पहले? यस सर। इसमें कुछ डाउट है क्या दोनों में, दोनों को? नो सर। मतलब ये ऐसा ही क्यों हुआ, वो माइस क्यों मर गया, माइस क्यों जीवित रहा, ये क्लियर है आप दोनों को? हाँ सर। ऊपर वाला क्यों मर गया, बताओ। बिकॉज वो वायरुलेंट है। हाँ, वेरी गुड। अभी थोड़ी गम्मत देखना, अभी थर्ड वाले केस में। थर्ड वाले केस में आप देखो, वो जो यस स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था उसको हमने क्या किया, थोड़ा हिट किल्ड किया। हिट किल्ड किया। हिट किल्ड मतलब क्या है, कि थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा दिया उसको, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा देने से वो जो बैक्टीरिया के अंदर का जो डीएनए था उसका डीनेचुरेशन हुआ। हमको पता है ना, एक मेल्टिंग पॉइंट होता है भाई, एक डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसमें क्या होता है कि डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, है कि नहीं। और प्रोटीन्स तो पूरे डीनेचर हो जाते हैं। प्रोटीन्स तो एक बार प्रोटीन का डीनेचुरेशन होने के बाद उसका रीनेचुरेशन नहीं होता है।
लेकिन डीएनए का डीनेचुरेशन होने के बाद ऐसा हो सकता है कि डीएनए का रीनेचुरेशन भी हो। तो यहाँ पे क्या किया, हिट के डीएस बैक्टीरिया को क्या किया, माइस के अंदर डाल दिया। फिर जो रिजल्ट था वो क्या था कि माइस जीवित रहा। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको एक चौथी केस देता हूँ। चौथी केस क्या है, देखो, मैंने क्या किया, थर्ड स्टेज को और जो सेकंड स्टेज थी, सेकंड स्टेज क्या थी बताओ, आर स्ट्रेन को हमने माइस में डाल दिया। थर्ड स्टेज क्या थी, हीट के लिए स्ट्रेन को हमने माइस में डाल दिया। अभी मैंने क्या किया, हीट के लिए स्ट्रेन को, लाइव आर स्ट्रेन को मैंने क्या किया, माइस में डाल दिया। अभी बताओ रिजल्ट क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए रिजल्ट? डेड। डेड। अरे भाई आप देखो, ये थर्ड में तो लिविंग था, थर्ड में लिविंग था, ठीक है, सेकंड में लिविंग था, ठीक है, तो फोर्थ में फिर कैसे डेड हो गया? दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। समझ में आया क्या आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आया कि ऐसा कैसे हुआ? क्यों सेकंड में तो नहीं मरा, थर्ड में भी नहीं मरा, फोर्थ में कैसे मर गया फिर? समझ में आया क्या तेजुल क्वेश्चन? हाँ सर। तो ऐसे कैसे हुआ बताओ? क्या हुआ? सर वो हीट किल्ड एस स्ट्रेन से कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गए। हाँ, तो आपका कहना बराबर है। एक्चुअली हुआ क्या, मैं बताता हूँ कि जब डेढ़ माइस का जब एनालिसिस किया ना, तो डेढ़ माइस में हमने आर वाला बैक्टीरिया देखा ही नहीं, जबकि हमने आर वाला बैक्टीरिया डाला था और आर वाला दिखा ही नहीं। तो फिर क्या दिखा, अरे दिखा वो था यस वाला, यस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था। तो एक्चुअली हुआ क्या पता है ना, जो आर स्ट्रेन वाला जो बैक्टीरिया था और जो यस स्ट्रेन वाला जो हमारा बैक्टीरिया हीट किल था, मतलब मरा हुआ था, उसके अंदर का ये जो डीएनए था ना, डीएनए, ये डीएनए गया आर स्ट्रेन के अंदर। आर स्ट्रेन के अंदर ये डीएनए जाने के बाद ये जो आर वाला जो बैक्टीरिया था ना, ये ट्रांसफॉर्म हुआ, किसमें हुआ, इसमें। क्योंकि अभी इसका डीएनए आ गया इसके अंदर, इसका डीएनए किसके अंदर आ गया, आर के अंदर। तो आर किस में ट्रांसफर हुआ, यस में। और जिसके वजह से आर यस में ट्रांसफर हुआ, उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो मतलब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये डीएनए का ही दूसरा नाम है। तो डीएनए यस में से गया आर में, और आर को उसने ट्रांसफॉर्म किया यस में। तो इसलिए वो जो मॉलिक्यूल है उसको उसने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, या फिर उसको आप कह सकते हो डीएनए। लेकिन ये डीएनए ही है, ये ग्रिफिथ को पता था क्या बताओ? ये डीएनए, ये ग्रिफिथ को पता था क्या? यस? नो। हाँ सर। नहीं। ठीक है, इसलिए आपको ये सारी चीज याद रखनी है। देखो, आर स्ट्रेन किस में ट्रांसफॉर्म हुआ, इनटू यस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन किस में ट्रांसफॉर्म हुआ, इनटू यस स्ट्रेन। ये वाला, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट था, ये 3 स्लाइड का, ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ग्रिफिथ में। अभी क्या है ना, ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लेकिन भाई ग्रिफिथ को उसका मॉलिक्यूल नेम की वो डीएनए है, प्रोटीन है, आरएनए है, ये इसको पता नहीं था। तो फिर इसलिए क्या किया, बाद में कुछ 3 साइंटिस्ट आए, है ना। 3 साइंटिस्ट कौन थे, ए यम यम, है ना, ये यम यम। वो जो ए यम यम वाले जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला पता है, हम क्या करेंगे ना, जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ना ग्रिफिथ का, उसका हम क्या करेंगे ना, थोड़ा बायोकेमिकल एनालिसिस करेंगे, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन करेंगे। हम चेक करेंगे वो वो डीएनए है, आरएनए है, या फिर प्रोटीन है, क्या है वो, हमको वो स्टडी करना है, जानना है करके, ऐसा करके। तो फिर ये तीनों ने मिलके ये प्रूव किया बाद में कि जो एक्चुअली आर को यस में कन्वर्ट करने वाला था, वो नन अनदर देन डीएनए ही था करके। तो उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो ऐसे 3 क्या किए, टेस्ट ट्यूब ले लिए। तीनों के तीनों टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या किया, यस ट्रेन को डाल दिया, यस ट्रेन को डाल दिया। अभी यस ट्रेन का
जो भी मटेरियल था, देखो ये स्ट्रेन में कौन से मटेरियल हो सकते हैं, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये वाला जो टेस्ट ट्यूब था, उसमें उन्होंने क्या किया, आरएनएस एंजाइम डाल दिया। आरएनएस एंजाइम हम सबको पता है किसको ब्रेक डाउन करता है, आरएनएस एंजाइम बताओ। यस। आरएनए को। हाँ। और प्रोटीएज एंजाइम किसको ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन को। और वैसे ही डीएनएज एंजाइम किसको ब्रेक डाउन करता है, डीएनए को। देखो डीएनएज, यहाँ पे आप देखो, हाँ, डीएनएज, ये वाला डीएनए और दूसरा वाला डीएनए, इसमें डिफरेंसेस होता है। देखो डीएनएज, डीएनएज मतलब मेनी डीएनए, डीएनएस मतलब मिनी डीएनए। जबकि ये वाला जो डीएनए है, इसका अर्थ क्या है, जो ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए को ब्रेक डाउन करता है। तो हमने क्या किया, इन तीनों को हमने क्या किया, अलग अलग इसमें डाल दिया। तो इधर देखो आरएनएस ने आरएनए को ब्रेक डाउन किया, इसने प्रोटीएस ने प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया, और यहाँ पे डीएनएस ने डीएनए को ब्रेक डाउन किया। अभी जो भी मटेरियल बचा, ये दोनों बच गए, यहाँ पे ये दोनों बच गए, यहाँ पे ये दोनों बच गए। तो उसने क्या किया, उसको देखो अ, डाल दिया किसके अंदर, R2 के अंदर, R2 के अंदर डाल दो। नहीं तो फिर क्या करो, इसको, इसमें आर स्ट्रेन को डाल दो, ठीक है, ये स्ट्रेन को भी डाल दो। और बाद में आरएनएस डालने के बाद फिर R2 को डाल दो। तो फिर प्रोटीएस डालने के बाद, सब होने के बाद फिर क्या करो, इसके अंदर फिर R2 को डाल दो, फिर डीएनए डालने के बाद फिर इसके अंदर R2 को डाल दो। ऐसा करने के बाद उन्होंने देखा कि R2 जो है वो फिर भी यह स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे R2 जो है वो भी यह स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या है कि अगर यस स्ट्रेन, अगर आर स्ट्रेन अगर यस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके पीछे का कारण आरएनए नहीं है। यहाँ पे भी अगर आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके पीछे का कारण प्रोटीन नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा उन्होंने कि आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है। तो इसके अर्थ इनको समझ में आया कि आरएनए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, ना प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो था डीएनए। ऐसे करके उन्होंने क्या किया, प्रूव किया कि डीएनए ही वो बायोकेमिकल था, वही मॉलिक्यूल था जिसके वजह से जो है आपका आर, जो बैक्टीरिया है वो यस स्ट्रेन में कन्वर्ट होता है। ऐसा करके जो स्टडी था वो किसने किया था, एवरी मैक्लियोड मैककार्टी ने किया था। एवरी मैक्लियोड मैककार्टी ने किया था। अभी इधर तक समझ में आया कि आपको इन तीनों ने क्या किया, कैसे किया करके। यस सर। यस सर। तो अभी आपको क्या करना है, थोड़े से आगे जाना है। अभी 5.2.1, वहां पे आप देखो कि कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनएस एंड डीएनएस, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बराबर है। यस सर। हम्म। तो अभी 5.2.1 में देखो आप, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। तो फिर भी क्या है ना, एवरी मैक्लोइड एंड मैककार्टी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया, जो प्रूफ किया, फिर भी कुछ लोग थे ना जो उनसे सेटिस्फाई नहीं थे। फिर भी ऐसे बहुत कुछ लोग होते हैं जो सेटिस्फाई नहीं होते। भाई आप लोग तो बोलते हो ऐसा है करके, वैसे वैसे ठीक है, हम लोग आपसे सेटिस्फाई नहीं है। कुछ हमको ऐसा प्रूफ चाहिए जो भाई उसको कोई ना ना बोल पाए, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर ऐसे दो साइंटिस्ट आए, जिन दो साइंटिस्ट का नाम था, है ना, दो साइंटिस्ट का नाम था अल्फ्रेड हर्शी, अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज। अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज। ये 1952 का केस है, हाँ, 1952 का केस है। तो उन्होंने ऐसा प्रूफ दिया ना, सब लोगों के फिर बोलती बंद हो गई, कोई बोलने के लिए चांस ही नहीं बचा, मतलब। तो सब लोगों ने एक्सेप्ट किया कि भाई हाँ 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 हाँ, आप जो बोले वही सही है, हाँ हाँ, बर का डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो उन्होंने फाइनल प्रूव किया, अनइक्विवोकल प्रूफ, अनइक्विवोकल मतलब इसके कोई आगे जा ही नहीं पाएगा। ऐसा उन्होंने जबरदस्त प्रूफ किया, ऐसा जबरदस्त उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो अपन लोग क्या करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट को जानने से पहले कुछ चीजें पहले जान लेते हैं कि हर्शी एंड चेस जो थे, इन्होंने एक स्पेशल वायरस के ऊपर वर्क किया। उस वायरस का नाम था टीटू बैक्टीरियोफाज।
उस वायरस का नाम क्या था? टीटू बैक्टीरियोफाज। ठीक है। और उन्होंने दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज किया था। एक था S35, दूसरा था P32। एक क्या था? S35, दूसरा क्या था? P32। ये दोनों रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। आइसोटोप मतलब जिनका मास जो है वो नेचुरल नहीं है, वो डिफरेंट है देन द नेचुरल मास। तो सल्फर का उन्होंने मास लिया 35, फॉस्फोरस का उन्होंने मास लिया 32। ये रेडियो एक्टिव दोनों आइसोटोप्स उन्होंने यूज किया। देखो, आपको याद रखना भी बहुत आसान है। देखो, P फॉर 5, P फॉर 5। ठीक है, 5। और 5 कैसे बनेंगे? 3 और 2 को ऐड करके। ठीक है। और यस जो है, आप देखो, यस यस जो है, यस जो है मतलब सल्फर, ये लगभग 8 जैसे दिखता है। 8 कैसे बनेगा? 5 और 3 को ऐड करके बनेगा। ठीक है, या फिर 3 और 5 को ऐड करके बनेगा। तो सल्फर का आइसोटोप था 35 और फास्फोरस का आइसोटोप था 32। ऐसे करके आपको याद रखना है। एक भी अगर याद किया ना अपने, आपका काम बन गया। फास्फोरस का आइसोटोप कौन सा था? 32। और सल्फर का आइसोटोप कौन सा था? 35। ऐसा करके। ओके। तो अभी आगे जाने से पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, मुझे बताओ, जो ग्रिफिथ था, ग्रिफिथ, उसने उसका एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? ग्रिफिथ ने। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। अगर उसमें अगर ऐसा आया माइस करके, तो फिर किसको सिलेक्ट करोगे? माइस को। माइस को सिलेक्ट गौरी, दोनों में से किसको सिलेक्ट करोगे? माइस को सिलेक्ट करोगे या स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को सिलेक्ट करोगे? माइस को। माइस को। तो दोनों आप रॉन्ग हो। तो माइस को सिलेक्ट नहीं करना है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया को सिलेक्ट करना है। देखो, माइस के बजाय तो आप कुछ भी ले सकते हो। माइस के बजाय तो आप कुछ भी ले सकते हो। माइस मैमल है ना, तो मैमल के बजाय आप रैबिट भी ले सकते हो। समझ में आया आप लोगों को? है कि नहीं? तो जिसके ऊपर उसने वर्क किया था वो था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और उसके दो स्ट्रेन थे, आर स्ट्रेन, यस स्ट्रेन। यस स्ट्रेन वायरुलेंट था, आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट था। ऐसे आपको याद रखना है। ये छोटी छोटी चीजों को आपको नजरअंदाज नहीं करना है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। कभी कभी ऐसे पूछा जा सकता है, माइस या फिर बैक्टीरिया? आपको बोलना है नहीं, माइस नहीं, बैक्टीरिया। क्योंकि माइस माइस तो एक इंस्ट्रूमेंट है, यू नो, स्टडी करने के लिए। उसके बजाय वो रैबिट भी ले सकता था, लेकिन उन्होंने वहां पे वही लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो RNA स्ट्रेन में वो प्रॉपरली प्रेजेंट थे करके। हर कोई याद रखना है। ठीक है। इसलिए बीच बीच में मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहूंगा। ठीक है। तो मुझे बताओ, जो सल्फर होता है वो किसका कंपोनेंट होता है? DNA का कंपोनेंट होता है या प्रोटीन का कंपोनेंट होता है? बताओ जरा। प्रोटीन। प्रोटीन का। मुझे ऐसा एक अमीनो एसिड बोलो कि जिसमें सल्फर पाया जाता है। ऐसा एक आधा अमीनो एसिड होगा आपके पास, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। आपकी केमिस्ट्री का मैंने आपको बुक सिस्टेन। पढ़ने को बोला था। क्या है? सिस्टेन। सिस्टीन, एंड दूसरा है मिथियोनाइन। ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है। सिस्टीन एंड मिथियोनाइन, ये दोनों में सल्फर पाया जाता है। ठीक है। और फास्फोरस तो आपको पता है। फास्फोरस देखो, हाँ, ये याद रखना है, फास्फोरस कभी भी प्रोटीन में नेचुरली पाया नहीं जाता है, नेचुरली पाया नहीं जाता है। और सल्फर कभी भी DNA में पाया नहीं जाता है। सल्फर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का कंपोनेंट है, फास्फोरस सिर्फ और सिर्फ DNA का कंपोनेंट है। ये तो देखो, आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, इसको इसको लॉजिक से ही याद रख सकते हो। देखो, DNA में आपको पता है फास्फोरस होता है कि नहीं होता है? बताओ, DNA में। होता होता है। है। हाँ, होता है। तो हमको पता यही रखना है, बस DNA में बस फास्फोरस होगा, और प्रोटीन में बस सल्फर होगा। और इसके आगे आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो फिर अभी हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मुझे बताओ कि अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ DNA इज द जेनेटिक मटेरियल, ये किसने दिया था?
ये आपको दिया था ग्रिफिथ ने, या फिर ये आपको दिया था एवरी मैकलोड मैककार्टी ने, या फिर ये आपको दिया हर्शी और माथा चेस ने? किसने दी? हर्षी हर्षी एंड एंड माथा चेस। यस, वेरी गुड। तो इन्होंने कौन से बैक्टीरिया के ऊपर, सॉरी वायरस के ऊपर वर्क किया? टीटू बैक्टीरियोफाज। कौन से रेडियो एक्टिव किए? यस 35 P32। यस किसका कंपोनेंट है प्रोटीन का? फॉस्फोरस किसका कंपोनेंट है? डीएनए का। तो नॉर्मली अगर हम देखें, नॉर्मली, तो नॉर्मली आप देख सकते हो कि सल्फर का जो मास है वो 32 वाला है, और फॉस्फोरस का कितना है? 31 वाला है। तो उसको ही अगर थोड़े से चेंज करेंगे तो 32 35 ऐसे करके होता है। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले वायरस को देख लेते हैं, जो वायरस हमने स्टडी करने के लिए लिया है। देखो वायरस है, तो वायरस के अंदर एक तो डीएनए हो सकता है, नहीं तो आरएनए हो सकता है। लेकिन टीटू बैक्टीरियोफाज के अंदर डीएनए है, ये याद रखना है। ठीक है, आरएनए नहीं है, अगर कभी पूछा आपको तो। दूसरा, देखो वायरस के अंदर दोनों होते हैं, वायरस के अंदर ठीक है, जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, एंड प्रोटीन कोड भी होता है, प्रोटीन कोड दोनों होता है वायरस के अंदर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है और उसके बाहर एक प्रोटीन कोड है। तो हमने क्या किया, देखो सबसे पहले उसको ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो किया, ऐसे कल्चर मीडियम में उसको हमने ग्रो किया वायरस को। उसको हमने क्या किया, है ना, उसको हमने ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो किया जहाँ पे सल्फर जो था वो रेडियो एक्टिव था, और फॉस्फोरस जो था वो नॉर्मल था, 31 वाला। देखो हाँ, जस्ट जस्ट समझो इसको, चीज इस चीज को समझो जरा। अगर वायरस को ऐसे कल्चर मीडियम में हमने ग्रो करवा दिया जहाँ पे वायरस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ऐसी कुछ हमने कंडीशन क्रिएट कर दी जिस कंडीशन में वायरस ग्रो कर रहा है। अभी कौन सी कंडीशन है वो साइंटिस्ट लोगों को पता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसी कंडीशन क्रिएट की जिस कंडीशन में वायरस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जब वायरस मल्टीप्लाई होंगे, जब उनका प्रोटीन कोड बनाना होगा, तो फिर उनको कल्चर मीडियम से सल्फर लेना है जो कि रेडियो एक्टिव है। इसलिए आप देखो, फिर उनकी जो प्रोटीन कोड बनेगी वो प्रोटीन कोड भी रेडियो एक्टिव रहेगी, ये याद रखना है, रेडियो एक्टिव रहेगी। धीरे से चलो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, तो अगर सल्फर रेडियो एक्टिव होगा तो प्रोटीन कोड उनकी रेडियो एक्टिव होगी। अगर फॉस्फोरस अगर उनका नॉर्मल है तो डीएनए उनका नॉर्मल रहेगा। अभी हमने क्या किया ना, अभी हमने क्या किया, वो वाला जो हमारा वायरस था, उस वायरस को हमने क्या किया, एक ऐसे टेस्ट ट्यूब में डाल दिया जिस टेस्ट ट्यूब में इकोलाई बैक्टीरिया है। देखो, एक हमने क्या किया, ऐसा एक टेस्ट ट्यूब लिया, जिस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, ऐसे बहुत सारे हमने क्या किया, बैक्टीरिया डाल दिए। कौन से बैक्टीरिया? इकोलाई बैक्टीरिया। और उसी के अंदर हमने क्या किया, कुछ ऐसे वायरसेस भी डाल दिए, ट्यूटोबैक्टीरियोफाज। तो वायरस डालने के बाद होगा क्या, बताओ? ये वायरस कौन से वायरस है? ये बैक्टीरियोफाज वायरस है। मतलब ये किसके ऊपर इन्फेक्शन करेंगे? इकोलाई के ऊपर इन्फेक्शन करेंगे। तो सबसे पहली स्टेज आपको याद रखनी है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब ये वाली स्टेज जहाँ पे जो वायरस है वो इकोलाई को अटैच हो गए। उसके बाद क्या होता है, ये इस तरह अटैच हो गए, इस तरह अटैच हो गए। अटैच होने के बाद ये भाई लोग, वायरस लोगों ने क्या किया, अपना जो भी अपना जो भी अपना डीएनए था, डीएनए मतलब भाई वो डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने क्या किया, अपना जेनेटिक मटेरियल क्या किया, अंदर डाल दिया, वायरस के अंदर डाल दिया। जैसे वायरस के अंदर डाल दिया, डालने के बाद फिर डालने के बाद इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा उस टेस्ट ट्यूब को थोड़ा सा हिलाया। ठीक है, हिलाया मतलब उसका क्या किया, सेंट्रीफ्यूगेशन करवा दिया। सेंट्रीफ्यूगेशन से गोल 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 घुमाया। गोल 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 घुमाने की प्रोसेस को सेंट्रीफ्यूगेशन कहता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद क्या होगा, जो टेस्ट ट्यूब होगी, टेस्ट ट्यूब में जो हेवियर चीजें होगी वो नीचे सेटल होगी, और जो लाइटर चीज होगी वो ऊपर चली जाएगी। जो हेवियर चीज है किधर रहेगी, नीचे। और जो लाइटर चीज है वो कहाँ पे रहेगी, ऊपर। जो लाइटर चीज ऊपर रहती है उसको आपको बोलना है सुपर नटट, और जो हेवी चीज नीचे रहती है उसको आप बोलना है पेलेट। तो पेलेट में कौन रहेगा, इकोलाई। सुपर नटट में कभी कौन रहा है, सुपर नटट में रहा है
आपका ये प्रोटीन कोड। तो क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये जाना गया कि रेडियो एक्टिविटी नीचे दिखाई दे रही है या ऊपर दिखाई दे रही है। तो नीचे तो कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाई दी, ऊपर रेडियो एक्टिविटी दिखाई दी गई। अगर रेडियो एक्टिविटी दिखाई दी गई तो हमको पता है ऊपर क्या होता है, ऊपर वायरसेस का प्रोटीन कोड ही रहेगा, क्योंकि हमको पता है कि जब हमने वायरस को बनाया तो हमने वायरस को कुछ ऐसी तरीके से बनाया ताकि उसकी प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव बन जाए, जबकि उसका डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव रहे। हमने बनाते समय ऐसे उसको बनाया ताकि उसका प्रोटीन कोड रेडियो एक्टिव बने और उसका डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव रहे। तो बाद में हुआ क्या आपको पता है कि उसने उसका जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल दिया। अभी जेनेटिक मटेरियल अगर मानो कि प्रोटीन होता, अगर जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन होता, तो प्रोटीन अंदर जाता, तो फिर रेडियो एक्टिविटी नीचे नजर आनी चाहिए थी। नीचे नजर आनी चाहिए थी फिर रेडियो एक्टिविटी, लेकिन ऐसा हुआ क्या, नहीं हुआ। इसका अर्थ साफ साफ यही है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, और जो जेनेटिक मटेरियल था वो डीएनए था, जो कि उस बैक्टीरिया के अंदर चला गया, और उसके अंदर कुछ नॉन रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, चलो भाई एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, कुछ उल्टा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी इस बार वायरसेस को ऐसे ग्रो करते हैं ताकि हम क्या करें, वो जो कल्चर मीडियम है उसमें हम सल्फर को नॉर्मल ले लें, जबकि फॉस्फोरस को रेडियो एक्टिव लिया, ताकि फिर डीएनए रेडियो एक्टिव हो जाए। तो फिर उन्होंने वही 3 स्टेप फॉलो करने को कहा। पहले स्टेप इन्फेक्शन, दूसरे स्टेप ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मतलब डीएनए अंदर जाने दिया, थोड़ा समय दे दिया। उसके बाद फिर सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब गोल गोल घुमाया। गोल गोल घुमाने से क्या हुआ, सुपरनेटेंट सेपरेट हुआ, पेलेट सेपरेट हुआ। तो जैसे ही पेलेट सेपरेट हुआ तो उन्होंने जाना अभी इस समय रेडियो एक्टिविटी जो थी वो पेलेट में नजर आई, नीचे वाले हिस्से में नजर आई। तो उनको फिर कंफर्म हुआ कि जो अंदर जा रहा है वो डीएनए ही है करके। वो क्या है, डीएनए ही है करके। ऐसा करके उन्होंने क्या किया, ऐसे करके उन्होंने क्या किया, ये वाला जो था एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंप्लीट किया। तो ये आपको मुझे बताओ, ये वाला लास्ट वाला आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया क्या? उन्होंने कौन सा वायरस यूज किया, कौन सा बैक्टीरिया यूज किया, उन्होंने कौन से आइसोटोप्स यूज किए, सल्फर किसका कंटेंट होता है, फास्फोरस किसका कंटेंट होता है, कौन से 3 स्टेप होती है, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, किसको सुपरनेटेंट, किसको पेलेट कहा जाता है, और कैसे उन्होंने प्रूफ किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये आपको समझ में आया क्या? यस। यस सर। ओके, गौरी तेजोल समजलं का? अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ समय है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, तो हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी अभी पढ़ लेते हैं, ठीक है? अभी आप देखो फटाफट, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। हमको पता है कि जो सेल है उसमें न्यूक्लिन की जो डिस्कवरी थी वो एफ मिशर ने की थी। अगर आप मेरा इस चैप्टर का फर्स्ट लाइन अगर देखोगे मेरे स्लाइड्स का, आपको यही लाइन मिलेगी, ठीक है? उसके बाद आपको पता है कि मेंडल था, जिसने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन किया। लेकिन मेंडल को भी पता है कि मेंडल ने कभी डीएनए का जिक्र किया नहीं, कभी जीन का जिक्र किया नहीं, वो बस बोलता था कि फैक्टर फैक्टर फैक्टर, ठीक है? 1926 में आप देख सकते हो कि, है ना, एक क्वेस्ट आई कि भाई जान ही लेते हैं नहीं क्या, ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो कौन सा है। तो इसके पहले बहुत सारे लोगों ने डिस्कवरी करी थी, मेंडल ने, वाल्टर सुट्टन ने, टीएच मॉर्गन ने, बहुत सारे साइंटिस्ट, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है वो इसके पहले वाले चैप्टर में आता है। तो एक साइंटिस्ट था जिन्होंने सबसे पहले उसके ऊपर वर्क किया, जिसका नाम था ग्रिफिथ। 1928 में उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के, और फिर उन्होंने विटनेस किया कि कैसे, है ना, कैसे बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैसे आरएस में कन्वर्ट होता है। स्ट्रेप्टोकोकस जो निमोनिया था, उन्होंने कल्चर प्लेट में ग्रो किया तो उनको वहां पे एक स्मूथ शाइनी कॉलोनीज नजर आई, यस वाली, कुछ रफ कॉलोनीज नजर आई, आर वाली। देखो स्मूथ शाइनी वर्ड याद रखो, ठीक है?
यस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कोट होती है म्यूकस पॉलीसेकेराइड की, जो उसको शाइनी बनाती है, आर में नहीं होती है। माइस जब इन्फेक्टेड होता है यस से तो मर जाता है, जब माइस इन्फेक्टेड होता है आर से वो मर नहीं जाता है, उसको न्यूमोनिया नहीं होता है। उसने टोटल 4 स्टेप्स यहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हो कि 4 उसने क्या किया स्टेज में इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। पहला एक्सपेरिमेंट था यस विथ माइस, माइस मर गया। आर विथ माइस, माइस नहीं मर गया। यस हिट किल्ड विथ माइस, माइस नहीं मरा। और यस ट्रेन विथ आर स्ट्रेन लाइव, माइस मर गया। ऐसा करके तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि माइस मर गया तो मर गया, तो कैसे मर गया इसके ऊपर प्रश्न था। तो फिर कि उन्होंने ये देख लिया कि जो हिट किल्ड है जब वो आर के साथ मिक्स हो जाता है, तो जो डेड माइस था उसने बस उन्होंने बस यस को ही देखा, तो ये कंक्लूजन किया कि आर स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया है समहाउ वो यस ट्रेन हिट किल, यस ट्रेन से वो ट्रांसफॉर्म हुआ है यस में। आर जो है यस में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ, फ्रॉम हिट किल्ड यस ट्रेन। तो जो मटेरियल हिट किल यस ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया होगा, और जाने के बाद फिर आर स्ट्रेन में जाने के बाद उसने आर स्ट्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा कोटिंग बना दी, स्मूथ पॉलीसेकेराइड की कोट बना दी, तो वो जो रहेगा वही जेनेटिक मटेरियल रहेगा जो कि ट्रांसफर हुआ होगा। उसको उसने क्या नाम दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम दे दिया। अभी फिर साइंटिस्ट लोगों को फिर 2-3 साइंटिस्ट लोगों को जानना था कि भाई ये वाला जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ये कौन सा है करके। तो फिर एवरी मैक्लुएड मैककार्टी लोग आए, तो इन्होंने क्या किया, फिर जानने का प्रयास किया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक्चुअली में है क्या। तो फिर उन्होंने किया, दे प्यूरिफाइड बायोकेमिकल्स, प्रोटीन्स को, डीएनए को, आरएनए को सेपरेट किया हिट की रेडियस से। और फिर उन्होंने देखा वन बाय वन कि आर के साथ मिक्स करके उन्होंने देखा कि कौन से मटेरियल से जो है आर यस में कन्वर्ट होता है। दे डिस्कवर्ड डीएनए ही एकमात्र ऐसा है जो कि यस बैक्टीरिया जो है को बनाता है, आर, देखो आर बैक्टीरिया को एस बैक्टीरिया में कन्वर्ट करता है, ये उन्होंने जान लिया। इसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ एंजाइम्स की मदद ली, जैसे प्रोटीएज की एंजाइम्स की मदद से उन्होंने प्रोटीन को ब्रेक डाउन किया, आरएनए एंजाइम्स के थ्रू उन्होंने आरएनए को ब्रेक डाउन किया, डीएनए की मदद से उन्होंने डीएनए को ब्रेक डाउन किया। ऐसे करके उन्होंने कंक्लूड किया कि डीएनए ही एकमात्र ऐसा मटेरियल है ना जिसके थ्रू ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन फिर भी आप देखो कि स्टिल भी बायोलॉजिस्ट कन्विंस नहीं थे, इसलिए फिर अगले वाला जो था वो एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, और वो जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किया गया था, ठीक है, हर्शी एंड माथा चेज ने। तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ये हम अगले वाले मीटिंग में डिस्कशन करेंगे करके।